नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ फूलपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मंसूर आलम साहब हैं। मंसूर आलम जी छात्र नेता से ही राजनीति में सक्रिय रहे और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। पिछला विधानसभा आपने फूलपुर विधानसभा से लड़ा था, जिसमें लगभग 67,000 से ज्यादा वोट आपने प्राप्त किया था। आइए आज हम जानते हैं 2022 के चुनाव में होने वाली सीटों के बारे में। मंसूर साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपने 2017 में चुनाव लड़ा। पहले विधानसभा चुनाव में 67,000 वोट बहुत मायने रखता था और फिर 67,000 वोट पाकर डिफीट होना, इसके पीछे क्या कारण आपने सोचा या पाया? सर, क्या कहते हैं, इसके पीछे बहुत विशेष कारण नहीं था और जो भी कारण रहा होगा, अगर हमें कुछ दिन पहले टिकट मिल जाता है, हम पहले से अपने स्तर से तो व्यक्तिगत अपने संबंधों, व्यक्तिगत सेवा के कारण हम काफी करीब लाख वोट से ऊपर पाते हैं। मतलब देर में हमें टिकट 15 दिन पहले मिला। माननीय अध्यक्ष जी ने हमें टिकट दिया। मैं आजीवन उनका शुक्रगुजार रहूंगा और बस यही वजह है। और सारी जो परिस्थितियां थी कि भारतीय जनता, वो सब में अपने सेवा से, जनता की सेवा से मैं खत्म कर देता और करीब 1 लाख से बहुत ज्यादा होता। अच्छा, मैं विधानसभा पर बात अभी थोड़ी देर में करूंगा। उसके पहले मैं फूलपुर नगर पंचायत के बारे में बात करना चाहता हूँ। फूलपुर नगर पंचायत का अध्यक्ष रहते हुए फूलपुर के लिए आपने कौन सा ऐसा विकास का काम किया था? सर, मैंने यादगार इतना विकास किया, किसी भी तरह से कोई सड़क बची नहीं जहाँ मैंने इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, डामर रोड न कराया हो। और जो भी वहाँ की मूलभूत सुविधाएं थी हमने वो पूरा किया। और आज भी हमारा कार्यकाल एक इतिहास के रूप में लोग याद करते हैं। फूलपुर विधानसभा में पहले से आपके चुनाव लड़ने की योजना थी कि अचानक आपको टिकट मिला? इस पर लोग कहते हैं कि बस नहीं, ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि सर, हमें इसके पहले प्रतापपुर विधानसभा में नगर पंचायत थी। लेकिन जब पश्चिमन 2012 में हुआ तो उसमें नगर पंचायत फूलपुर चला है, क्या कहते हैं, झूठी विधानसभा में चलाया। तो प्रतापपुर विधानसभा में मेरी बहुत अच्छी पकड़ थी। पहले आपका लड़ने का विचार प्रतापपुर विधानसभा था? हाँ, क्योंकि प्रतापपुर था ही, शुरू से था। हमें प्रतापपुर विधानसभा से 2002 में अपना 10 टिकट देने का था। पूरा सोनेलाल जी दे रहे थे, तो हाँ, प्रतीक अहमद साहब। लेकिन हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी के मैं अथाह उनको अपना सेवक मानता हूँ, अथाह उनकी इज्जत करता हूँ। हमने टिकट ठुकरा दिया। ये माननीय धर्मेंद्र यादव, संग्राम यादव जो अकबरिया के विधायक वो जानते हैं, क्योंकि मैं सन 2000 में हमारी पत्नी चेयरमैन की चुनाव हारी थी 106 वोट से। मेरी बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, इज्जत थी वहाँ पे। और बहुत हमको लोग कहने लगे, बहुत लोग चुनाव आप बीजेपी का कार्यकाल था, मुख्यमंत्री था, उसमें लोग कहते थे कि आप बेईमानी से हार गए और हो सकता है। तो मेरे बहुत ही क्रेज था। अगर 2001 में 2 में हम चुनाव लड़ते अपना दल से, तो हम जीत भी जाते कि हम समाजवादी पार्टी छोड़ के अपना दल में जाना नहीं चाहते। हाँ, मतलब आप पार्टी के प्रति वफादार रहे, उसका फायदा हुआ हमें मिल रहा था। और माननीय सोनेलाल जी हमें टिकट देना चाहते थे। मंसूर साहब, आप ये बताइए 2022 की कैसी तैयारी है? सर, 22 की जहाँ तक बात है, 22 की तो मैं रात दिन तैयारी कर रहा हूँ। और मुझको पूरा विश्वास है, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें टिकट दिया था, दूसरों में चेयरमैन नहीं था। आज मेरी पत्नी चेयरमैन है और करीब 68,000 वोट मुझे मिला। और वो 68,000 वोट जो मुझे मिला, वो करीब 15-20 दिन के अंदर चुनावी प्रचार में मुझे मिला। और मेरा व्यक्तिगत नगर पंचायत फूलपुर से हम काफी अधिक मतों से चुनाव जीते, लेकिन पूरी विधानसभा मिला के चुनाव हार गया। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें उस वक्त टिकट दे दिया जिस वक्त मैं चेयरमैन भी नहीं था। आज मैं, जब चुनाव होगा तो हमारी पत्नी चेयरमैन है और मैं 68,000 वोट करीब, उसको भी एक
समाज में अपनी विधानसभा में मेरा एक सेवा भाव काफी दिनों से चल रहा है और 68,000 वोट मुझे प्राप्त हो चुका है। आज दो चीज ऐसी है कि मैं चेयरमैन भी हूँ और 68,000 वोट में पा चुका हूँ और रात दिन में अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर पर जाके काम करता हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। नहीं सर, ये कुछ लोग कहते हैं कि अगर बसपा का प्रत्याशी सुजातीय न होता तो मंसूर आलम का चुनाव दूसरा होता। इसको आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, वो बात तो सही है, लेकिन जहाँ तक माइनॉरिटी का सवाल है, माइनॉरिटी का 85 से 90% वोट हम ही को मिला था। तो इसका मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ा? उनका फर्क बस ये पड़ा कि उस वक्त जो वेव चला था भारतीय जनता पार्टी का, उस वेव ने हमें हरा दिया। मतलब माइनॉरिटी का वोट हमें कहीं कर नहीं पड़ा, लेकिन हमें माइनॉरिटी और समाजवादी पार्टी से समर्पित वोट जो है वो छोड़ के बहुत ही हमारे संबंधों पे बहुत कम वोट मिला। अच्छा नेताजी, नगर पंचायत में तो पूरी तरह से हमको जीत हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, 3 साल का समय बीत गया है। जी सर। फूलपुर के विधायक भाजपा के हैं, सत्ता से भी है। जी सर, जी सर। आप एक विपक्ष के नेता के रूप में उनका कितना आकलन करते हैं, किस तरीके से आकलन करते हैं? उन्होंने क्या किया समाज के लिए या फूलपुर विधानसभा के लिए? ये जहाँ तक ये बात है, हम किसी भी इंसान को अच्छा ही मानते हैं, जो विधायक के रूप में हो। नहीं, इंसान अच्छा ठीक है, उसका काम भी तो अच्छा होना चाहिए। काम जहाँ तक उनका है, अब लोग बताते बहुत कुछ हैं, लेकिन जहाँ तक उनके काम के बारे में हमें इतना बहुत, पटेल जी जितना हो सकते हैं उनके है, हम समझते हैं को अच्छे इंसान हैं और जो अच्छा इंसान होता है वो कभी किसी के लिए बहुत ही असहज नहीं होता। और जहाँ तक काम की बात है, जैसे बहुत इलाकों में काम नहीं होता उनका, बहुत इलाकों में काम होता है। तो इलाकों में काम नहीं होता, क्या कुछ भेदभाव वाली भावना उनके अंदर है? अब भेदभाव जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी में तो पूरा भेदभाव है। उसकी विचारधारा अलग होनी, लेकिन हम व्यक्तिगत स्तर पे जहाँ तक समझते हैं और मैं उनको जानता हूँ, व्यक्तिगत स्तर पे जो हमारी रीडिंग है वो अच्छी इंसान है। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार से समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में आप कितना संतुष्ट हैं? क्या कोरोना संकट से निपटने में सरकार सफल रही है या पूरी तरह सफल रही? जहाँ तक सरकार की बात है, अब ये तो हमारे देश में सरकार ही की देन है, सेंट्रल सरकार की देन है कि हाँ कोरोना शुरू में जो हमारी रीडिंग है ये विदेश से फैला है। ये तो अगर विदेशियों को तुरंत पूरी तरह से तो इतनी सख्ती करनी चाहिए थी इसकी कि एक भी विदेशी बगैर क्वारंटाइन के, बगैर किसी अगर उसकी जांच के अपने देश में अगर वो आया उसको आने नहीं देना चाहिए था। ये मेरी नहीं है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही रही हो या जो भी कहे, भारतीय जनता पार्टी सरकार की लापरवाही मानेंगे क्या किसी पार्टी की? अब सरकार ही की लापरवाही है, पार्टी तो पार्टी है ही है भाई, सरकार ही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार ही की लापरवाही कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मान लीजिए कोई कार्यकर्ता है उसकी लापरवाही। सर, आज जो बेरोजगारी बढ़ी है, ये कोरोना की वजह से जो आर्थिक संकट आया है, कितना आप इसको गहरा मानते हैं और क्या मानते हैं कि भारत कब तक उबर जाएगा? देखिए, अब ये तो हमें इतना बड़े अर्थशास्त्री तो है नहीं, पॉलिटिकल है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारा देश बढ़ेगा जरूर, कुछ टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि हमारे देश के लोग काफ़ी मेहनती हैं, सूझबूझ के लोग हैं और ये हमारे बहुत जल्द ही समझते हैं हमारे देश में जन सामान्य को हमारी आर्थिक स्थिति। अच्छा, एक बात बताइए सर, राजनीति में अवसरवादिता बहुत बढ़ गई है, लोग अवसरवादी राजनीति बहुत करते हैं, यानी कि यदि उनका सोर्स है और उनके पास पैसे हैं तो किसी भी दल में वो जा करके विधायक और मंत्री बन भी सकते, बनते भी हैं। ये अवसरवादी राजनीति कितना घातक है देश के लिए? देखिए, अवसरवादिता, देखिए जिंदगी जो है, देखिए होता है कोई भी इंसान जो इंटेलेक्चुअल है, देश के लिए अलग है, देश के लिए सब कुछ कुर्बान है, लेकिन आदमी आगे खुद बढ़ना चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ। मान लो कोई मेरा साथी, मतलब राजनीति आगे अपने विकास के लिए, अपने विकास के लिए तो हमारी रीडिंग है, विकास करता है, अपने विकास के लिए राजनीति में बदलाव, जहाँ जो उसको सम्मान मिलता है
जहाँ पे उसको टिकट मिलता है, अगर उसको समझ में आता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे मैं 2002 में मुझे विधानसभा का टिकट अपना दल से मिल रहा तो मैं जीत भी सकता था। अपने राष्ट्रीय नेता से इतना उसको प्यार हो, इतना उसका झुकाव हो, विचारधारा से इतना गहरा लगाव हो कि पार्टी न छोड़े। हाँ, विचारधारा क्या, हम विचारधारा से ज्यादा व्यक्ति विशेष को मानते हैं कि अपना नेता से उसकी कितनी मोहब्बत है। अच्छा नेताजी, एक बात और बताइए, जैसा कभी बीच में गठबंधन का दौर चला, पार्टियां गठबंधन की, सत्ता में आई, पार्टियों ने गठबंधन किया, बहुत बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ था लोकसभाओं में, और बसपा और सपा का, यानी कि यदि आप अपना वोट और अगर मसरूर सेठ का वोट जोड़ लीजिए विधानसभा का तो 1,30,000 लगभग चला जाता है। लेकिन फिर भी जो है लोकसभा में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद क्या आपको लगता है कि गठबंधन की राजनीति खत्म हो गई है? नहीं, देखिए गठबंधन का जो समर्पित अपनी जगह पे, लेकिन लोगों ने इसका प्रचार किया, इस तरह वो किया कि समर्पित वोट को छोड़ के हम बदायूं में माननीय धर्मेंद्र जो की चुनाव पूरा देख रहे थे, और बाद में हमने समीक्षा की। इलेक्शन खत्म होने के बाद माननीय धर्मेंद्र जो संसद से कहा, हम लोग पिलसी विधानसभा का हम बहुत खास तौर से देख रहे थे वहाँ बदायूं, तो वहाँ जब मैंने बूथ वाइज समीक्षा किया तो मैंने देखा मनोज भाई की जो भी बहुजन समाज पार्टी का समर्पित वोट था, उस वोट में अगर 500 वोट निकला और वहाँ जाटो समाज का वोट है तो 500 में 490 वोट धर्मेंद्र यादव। लेकिन जहाँ दूसरे कास्ट का वोट है वहाँ पे यानी बसपा को वोट मिला, लेकिन सपा को वोट उनको नहीं मिला। सपा को भी मिला, सपा को तो बिहारी का स्तर मिला। एक विधानसभा गुरनौर है, वहाँ के विधायक एक यादव जी हैं, उनकी वजह से कुछ यादव का वोट उन्होंने कुछ इस तरह से क्या किया। सर ज्यादा विश्लेषण न करिए, नहीं तो आपके नेता नाराज हो जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब गठबंधन की राजनीति हो सकती है या नहीं? देखिए, जहाँ तक हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी छोटे मोटे दल जो हमारे देश में हैं, इनकी भी अपनी साख है, जो पार्टियों में से राजनीति की पार्टी 1-2 जिलों में, हाँ 2-4 जिलों में, और अब तो पूरा उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ ही आस लगाए बैठा है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्योंकि फैसला लेना है, और इतने सूझबूझ वाले हैं, बहुत ही उनको बहुत ही हर चीज की समझ है। वो अगर गठबंधन की राजनीति गठबंधन करते हैं तो समझिए वो सही कर रहे हैं हमारे, अगर वो नहीं करते पार्टी नेतृत्व तय करेगी गठबंधन होना है या वही होगी। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, जब सपा बसपा गठबंधन नहीं सफल हुआ, ऐसी स्थिति में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे टक्कर देंगे? इसके पीछे क्या कारण होगी कि वो हारेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव पूरा प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। अब बगैर गठबंधन के भी हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसा, क्योंकि बिल्कुल ही हमें आम जनता में जो एक बहस है, यही बहस है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार जनता सरकार चढ़ती है और बहुत सारे समीकरण उलट हो जाएंगे। नहीं, ये बताइए कि आरोप लगता है कि अखिलेश सरकार में गुंडे बहुत होती थी, कब्जा बहुत होता था और जंगल राज टाइप था, क्या सर ऐसी तो बात हम नहीं समझते। अब देखिए, मीडिया पे भी भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा ज़्यादा असर है। अब मीडिया थोड़ा समाजवादी पार्टी के जो हम देखते आए हैं कुछ ज़्यादा ही अपनी दूरी बना के मीडिया उनके खिलाफ, मतलब वो आलोचनात्मक टिप्पणियां ज़्यादा करती, वो ज़्यादा करती है। ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा नहीं, आज हम देखें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या बहुजन समाज पार्टी की सरकार या समाजवादी पार्टी सरकार, आप खुद फील करिए कि इनजस्टिस बहुत कम होता था। जो आज भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जो अन्याय हुआ है सरकारों में, 2-2 साल पुराने मुकदमे लगा दिए गए,
बहुत इंजस्टिस अरे हुआ। बदले की कार्रवाई नहीं होती। राष्ट्रीय अध्यक्ष या समाजवादी पार्टी में कभी बदले की राजनीति कभी। अच्छा नेताजी लोग फूलपुर पे आए। बीजेपी क्या कहते हैं, हमेशा से हम जानते हैं कि भी बीजेपी या बहुजन या कांग्रेस के खिलाफ कभी भी, कार्यकर्ताओं के खिलाफ कभी समाजवादी सरकार में उत्पीड़न नहीं हुआ। एक वाकया भी आप बताएं। सर मैं फूलपुर की राजनीति पे आता हूँ। फूलपुर और प्रतापपुर दोनों अगल बगल हैं और दोनों सीटें जो है समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन वो जीत नहीं पाई। आपकी फूलपुर दूसरी पसंद है, प्रतापपुर पहली पसंद थी। और मैं ये जानना, मेरी अब पहली पसंद हो गई। अच्छा अब मतलब वहाँ मैं सेवा कर रहा हूँ ना, फूलपुर में जा रहा हूँ। प्रतापपुर मेरा ये कहने का, फूलपुर प्रताप, मेरा ये कहने का मतलब है फूलपुर में और भी बहुत ढेर सारे दावेदार हैं ऐसी और मुझे कुछ सुगबुगाहट ये भी है कि प्रतापपुर के विधायक फूलपुर से अपनी पार्टी चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2017 वाली स्थिति ना बने, इसलिए क्या मंसूर आलम प्रतापपुर को चॉइस करेंगे? सर 2017 वाली स्थिति तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जनता हमको इतना सम्मान, इतना मैं जनता का सम्मान दे रहा हूँ और आम जनता मेरे साथ चट्टान की तरह इस बात खड़ी है। मतलब आप फूलपुर से ही लड़ेंगे? प्रतापपुर नहीं जाना चाहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी फैसला करेंगे, हम चाहते हैं कि अगर मुझसे भगवान या मालिक साक्षात्कार आज मुझसे कहे कि आप विधायक बनना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, एक आप बनेंगे। अगर आप विधायक बनेंगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो हम यही कहेंगे मैं विधायक नहीं। ये तो विधायक ही तो मुख्यमंत्री बना। नहीं, हम नहीं बनना चाहते, मगर अच्छा। हमसे कि आप न बनोगे लेकिन सरकार बन जाएगी, तो हम कहें मुझको विधायक। मतलब आप अगर आपसे ज्यादा योग्य कोई प्रत्याशी मिलेगा और उनको आपके अध्यक्ष को लगेगा तो आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला ही हम अपना सौभाग्य समझते हैं। अच्छा चलिए सर, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि मंसूर आलम जो है फूलपुर से लोक विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हाँ। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि मेरा विश्वास पूरा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको टिकट दे रहे हैं। ठीक है, हम भी अपील करते हैं कि अगर मेरी आवाज भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाए तो आपके नाम पर जरूर विचार करूँ। नेताजी आप ये बताइए। आज तक मैं प्रभारी हूँ माननीय राष्ट्रीय लोकसभा का, मैं बिल्कुल आप हर चीज विधानसभा के आज तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको पूरा हमने हर चीज हम ही कर रहे हैं। सर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके निवर्तमान सांसद को टिकट लोकसभा का नहीं दिया था। ये भी कहा जाता है कि उनको जो है ये कहा गया है कि आपको फूलपुर से चुनाव लड़ा जाएगा। बहरहाल ये आपकी पार्टी का मसला है, मैं मान के चलता हूँ कि मंसूर आलम जी फूलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप ये मुझको बताइए कि फूलपुर के विकास के लिए आपने अपने दिमाग में क्या योजना बनाई है कि अगर आप विधायक होते हैं तो व्हाट यू विल डू? सर हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि फूलपुर विधानसभा में जो बेरोजगारी है, क्योंकि हम तो हॉस्टल में रहे हैं और वो करके दिखा दूंगा कि फूलपुर से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और मेरा इतना विश्वास है अपने हिंदुस्तान के पूंजीपतियों पे, और मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मैं यहाँ पे कम 20 फैक्ट्री लगवा दूंगा अपने देश के पूंजीपतियों से, क्योंकि हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए प्रोजेक्ट हैं। हम जानते हैं कि किसी से रिक्वेस्ट कैसे किया जा सकता है और जिससे उनको भी जमीन मुहैया। मतलब आप उद्योगपतियों को जमीन देंगे कि यहाँ फैक्ट्री लगाएं और स्थानीय लोगों को रोजगार भी दें। ये मेरा सबसे अहम है फैसला रहेगा और मैं कर दूंगा, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर मुझसे किसी से मुलाकात, जब मैं विधायक हो जाऊंगा तो हिंदुस्तान के किसी भी पूंजीपति से मैं मुलाकात जरूर करूंगी। इतनी पकड़ भी है आप? एक विधायक से लोग मिल लेते हैं, मैं उनको कन्विंस कर दूंगा कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाए और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। नेताजी मैं क्लोजिंग करने के पहले एक सवाल और आपसे करना चाह रहा हूँ। आप जो है फूलपुर की जनता को हमारे टॉक शो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? तो ये देना चाहते हैं कि सबसे पहले फूलपुर की जनता एक मिसाल बने पूरे हमारे हिंदुस्तान में, प्रदेश में, कि आपस में भाईचारा से रहे, एक दूसरे की सेवा करे, सम्मान करे। और हम अपने फूलपुर जनता से ये प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी सेवा में हम आजीवन तत्पर रहेंगे। जब कभी भी हमारे लायक कोई बात हो, मेरा नंबर है, या मनोज भाई के माध्यम से
मेरे तक वो संदेश पहुंचेगा। मैं हर स्तर से फूलपुर की जनता के सम्मान के लिए, उनकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, यही मेरा लक्ष्य है। वैसे अब इस पर सेवा के लिए आप खड़े रहेंगे। कोरोना संकट के दौरान भी आपने सेवा की है। हाँ, बहुत सेवा की है। चलिए नेताजी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने देखा कि हमारे साथ फूलपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता मंसूर आलम साहब थे। मंसूर आलम साहब का कहना है कि फूलपुर में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और अगर उनकी पार्टी उनको टिकट देगी तो फूलपुर से आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अपने प्रयास से वे फूलपुर में उद्योगपतियों को लाकर उद्योग लगवा के गरीबों को या आम आदमी को रोजगार देने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनका भरोसा है। प्रतापपुर उनकी सेकंड चॉइस है, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसलों को वो मानेंगे। आगे भी हम आपको प्रयागराज के तमाम नेताओं से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज।